नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की जो बिहार वास्तुनिष्ठ वाली बुक है उसका आज हम लोग 15वां नंबर चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले 14 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अलग से प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। आप जिस भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, चाहे फिर वो BPSC AEDO हो या फिर BPSC CSE हो या फिर बिहार की जो नई वाली वैकेंसी आई है जुडिशियरी की, इसके अलावा 10+2 की जो BSSC की है, या फिर CGL 4, जिस भी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके लिए आज का सेशन। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश जो है वो थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। और PK थुंगन समिति जो है वो 1988 इसने जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन है, बिहार ये राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले सेट में भी हम लोगों ने कवर किया था। तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए की जाती है ना, 5 वर्ष में एक बार की जाती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये BPSC CSE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 243 I में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और यह आयोग जो है पंचायतों और नगर निकाय जो होते हैं उसकी वित्तीय स्थिति, ठीक है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो संविधान का अनुच्छेद 40, अगर आप भाग की बात करें तो भाग 4 में इसका उल्लेख है। ठीक है, भाग 4 में क्या है, तो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और इसमें जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसी में जो है अनुच्छेद 40 आता है जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, और ये जो है मतलब ग्राम पंचायतों की गठन की बात जो अनुच्छेद 40 में की गई, ये गांधीवादी विचारधारा के तहत की गई है। ठीक है, मतलब पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करने का निर्देश जो देती है ये संविधान, तो ये गांधीवादी विचारधारा को प्रस्तुत करती है। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएँ क्या है। तो इसके लिए जो है आवश्यक अर्हताएँ हैं वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो तीनों के तीनों हैं। ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और राज्य महाधिवक्ता की अगर बात की जाए आपसे कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 165। जैसे केंद्र में महान न्यायवादी होते हैं, ठीक है, महान न्यायवादी होते हैं, तो महान न्यायवादी का उल्लेख हमें अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य के मतलब शीर्ष कानून अधिकारी होते हैं। मतलब राज्य की तरफ से अगर कोई भी केस लड़ना होगा, कोई भी किसी भी चीज़ की अगर केस के बारे में बात की जाएगी तो ये राज्य महाधिवक्ता जो होंगे, है ना, यही एडवोकेट जनरल इन्हें बोला जाता है, इन्हीं के द्वारा वो केस लड़ा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है कम से कम 10 वर्ष तक की न्यायिक मतलब एक तरह से कहें न्यायिक पद या वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 5 का, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या क्या है। तो राज्य महिला आयोग के कार्य जो है वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु, महिलाओं की स्थिति में सुधार कार्य और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों के तीनों कथन इसमें जो दिख रहा है आपको सही है। यह समय समय पर जो है वो राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा पर रिपोर्ट या सुझाव देते रहता है। नगर निकायों के सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो जैसे पंचायती राज में 5 वर्ष का होता है, उसी तरह नगर निकायों में भी सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। और समय से पूर्व जो है भंग होने पर, अगर समय से पूर्व या मतलब कोई एक पद का कोई व्यक्ति किसी का निधन हो जाता है या कोई इस्तीफा दे देता है, तो या फिर भंग हो जाता है पूरा ये सिस्टम ही, तो 6 महीने के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला है कि बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। ये प्रमंडल के बारे में आप 10 मिनट शो देखेंगे, उसमें बड़े अच्छे से सारे जो मुख्यालय कहाँ है, कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, सारा चीज़ इसमें डिटेल में बताया गया है। तो 9 और 101 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर B के साथ जाइए, बिल्कुल सही जवाब है। जिलों की संख्या 38 है और जिला परिषद भी अगर पूछा जाए तो 38 है। ठीक है,
विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये राज्यपाल में निहित होती है। और इसकी अगर आप व्याख्या देखेंगे तो अनुच्छेद 174 के तहत जो है राज्यपाल को सदन का सत्र बुलाने का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से आह्वान कर सकते हैं और सत्र को मतलब बुला सकते हैं। ये शक्ति राज्यपाल को संविधान का अनुच्छेद 174 देता है। यह निर्णय जो है वो सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर लिया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? तो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या न्यूनतम 40 होना अनिवार्य है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में विधान परिषदों की संख्या जो है वो 75 है। और अगर इसकी आप व्याख्या करेंगे तो अनुच्छेद 171 के अनुसार जो है ये बोला गया है कि विधान परिषद में न्यूनतम जो होंगे वो 40 सदस्य होना अनिवार्य है और अधिकतम संख्या जो है वो विधानसभा की कुल सदस्य का 1/3 हो सकता है। यानी विधानसभा में कुल जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 इसमें आप अधिकतम विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य में। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो ये दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है ना। दक्षिण में भी कहाँ? तो मुंगेर, जमुई ये सब जगह में पाई जाती है, तो दक्षिण पूर्व में ऑप्शन नंबर ए। अगर ये आप बिहार का मैप देखेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो मुंगेर वगैरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, है ना, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। जो मैंने बताया आपको कि मुंगेर, नाम नोट कर लीजिए, मुंगेर, नवादा, जमुई, ठीक है, इन सभी जगहों में पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसमें जो है मैंगनीज, अभ्रक और क्रोमियम जैसे खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यानी उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो कर्मनाशा तो मिलती ही है। क्या कर्मनाशा मिलती है? उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो कर्मनाशा जो है वो उत्तर दिशा से गंगा में नहीं मिलती है। कर्मनाशा नदी जो है वो दक्षिण दिशा यानी कि विंध्य पहाड़ियों से आकर गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो कि बलान, कमला ये सब जो है उत्तर दिशा से मिलती है। बलान और कमला जो है वो हिमालयी नदियाँ हैं और नेपाल से आती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिमालयी नदियाँ में जो है वो सालों भर वर्षा रहती है और जो पठारी नदियाँ होती है मतलब सालों भर पानी रहता है, और पठारी नदियाँ जो होती है वो वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र से निकलता है, पत्थरों से निकलता है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, तो ये फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर, पठार है। और फल्गु नदी किस किस के संगम से बना है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो निरंजना और मोहना नदियों के संगम से बना है। ठीक है, निरंजना और मोहना, ठीक है, मोहना नदियों के संगम से बनती है। और गया का जो प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फल्गु नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो ये ब्रह्मकुंड है। ठीक है, ब्रह्मकुंड जो है सबसे गर्म जलकुंड है और ये राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में और भी बहुत सारे जलकुंड हैं जो कि गर्म जलकुंड एक है, जैसे मखदूम कुंड भी जो है ये भी राजगीर में है ना, और सूर्य कुंड भी है, ये भी राजगीर में है। देखिए, मुंगेर में कुछ जलकुंड हैं। हमने आपको बताया था कि मुंगेर का जलकुंड अगर याद नहीं हो रहा तो रामायण से रिलेटेड जो भी नाम दिखे, चाहे वो ऋषि कुंड हो, सीता कुंड हो, ठीक है, लक्ष्मण कुंड हो, ये सारा जो है मुंगेर में है। रामायण से रिलेटेड जो भी नाम दिखे आपको, तो ये ट्रिक है ध्यान रखने का। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जो है नवंबर 2007 में की गई थी। और मुख्यमंत्री जो है यानी CM जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में कुल 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार जो है वो जोन 3, 4 और 5 के अंतर्गत आता है। उत्तरी बिहार के ज़िले जो हैं वो सबसे संवेदनशील यानी कि जोन 5 में आते हैं। ठीक है, उत्तर बिहार के जो भी ज़िले, क्योंकि पता है आपको उत्तर बिहार मतलब इस साइड से ही जो है वो नेपाल सीमा साझा करता है और नेपाल में आए दिन भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो उत्तर बिहार के जो ज़िले हैं वो जोन 5 के अंतर्गत यानी सबसे संवेदनशील में आते हैं। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये पिछले सेट में भी हमने किया था, भागलपुर में स्थित है। और ये ध्यान रखिएगा, एशिया का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है और सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी में फैला है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सुल्तानगंज से कहलगांव तक ये फैला हुआ है ना। गंगा डॉल्फिन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जलीय जीव भी है
और डॉल्फिन दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप यानी कि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ जो है 2008 में किया गया था। ठीक है। कृषि उत्पादकता वगैरह बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया था। वर्तमान में जो है वो चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है 2023 से 28। ठीक है। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? तो इरी रेशम का देखिए तसर रेशम के बारे में पूछा जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा BGPL। ठीक है, भागलपुर, है ना। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है? इरी रेशम, तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा बेगूसराय, है ना। बिहार रेशम उत्पादन में जो है काफ़ी अग्रणी है ना। और भागलपुर का जो रेशम है वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। और इसे जो है भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है। लेकिन इरी रेशम के बारे में पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा बेगूसराय। ठीक है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये सर्च लाइट था। ठीक है। द बिहार टाइम्स साप्ताहिक था, जबकि सर्च लाइट जो है वो 1918 के बाद दैनिक रूप में प्रसिद्ध हुआ था। और मुरली मनोहर प्रसाद इसके प्रसिद्ध संपादक थे। नाम नोट कर लीजिए, मुरली मनोहर प्रसाद ये जो है इसके प्रसिद्ध संपादक थे। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है इससे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1999 में। ठीक है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से जेपी को सम्मानित किया गया था। और जेपी के बारे में एक चीज़ BPSC चेयर 60 में पूछ लिया गया था, इनका उपनाम क्या था? ठीक है। इनका उपनाम जो है वो लोकनायक भी इन्हें बोला जाता था। और 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है वो जेपी के द्वारा ही 1974 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 11.3% है। ठीक है, 11.3% है। और अगर गांवों में आबादी पूछ ली जाए तो 100% में आप माइनस कर लेंगे तो 88.7% जवाब आ जाएगा। ठीक है। और नवीनतम आंकड़ों यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो यह बढ़कर जो है 11.3 न होकर यह बढ़कर लगभग 16 हो गई है। तो नवीनतम आंकड़ा एक बार आप देख लीजिएगा। बिहार के अधिकांश जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर में है। कितना है? 1880, कहीं कहीं 88 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये जो है ज़्यादातर जगह आपको 1880 मिलेगा। ठीक है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, है ना। तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए और इसके बाद जो है वो पटना का नंबर आता है। तो शिवहर के बाद पटना कहीं दिख रहा है क्या? ये कैमूर जो दिख रहा है ये तो गलत है, क्योंकि कैमूर में सबसे कम है। ठीक है। कैमूर में जो है वो सबसे कम है। तो शिवहर के बाद पटना यहाँ दिख रहा है। चलिए, 2 ही पता है तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं, है ना। वैसे शिवहर, पटना, दरभंगा ये टॉप 3 है जनसंख्या घनत्व के मामले में। कुल बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो 1106 है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये भारत में जो है बिहार अपना पहले स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। ठीक है, बिहार है। और बिहार सरकार ने निवेश और किसानों की जो है आय को बढ़ाने के लिए ऐसा निर्णय लिया था। इससे जो है इथेनॉल उत्पादन, ठीक है, इथेनॉल उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 168। ठीक है, अनुच्छेद 168 जो है वो राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान करती है। ठीक है, विधानमंडल के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें शामिल होते हैं राज्यपाल प्लस सदन। सदन क्यों लिखा गया है? तो बिहार में आपको पता है कि विधानसभा भी है ना, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन ये जो विधान परिषद है केवल 6 राज्य में है, बिहार समेत जो है 6 राज्य में है। तो इसलिए राज्यपाल प्लस सदन, जहाँ पर केवल विधानसभा होगा तो राज्यपाल प्लस विधानसभा हो जाएगा वहाँ पर, है ना। इसलिए सदन दिया गया है। अनुच्छेद 168 जो है वो राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रावधान करता है और बिहार में जो है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है। ठीक है, विधानसभा में 243 सदस्य और विधान परिषद में 75 सदस्य, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40। ठीक।
बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, मधेपुरा में है। ठीक है, मधेपुरा में है। और ये जो है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नाम फिर से सुन लीजिए, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के सहयोग से बना है। ठीक है, तो फ्रांस की कंपनी है एक, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है ना, फ्रांस, इसके सहयोग से ये बना है। और यहाँ भारत के सबसे शक्तिशाली इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, 12,000 HP के इंजन भी यहाँ बनाए गए हैं। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये विलियम टेलर था। और पटना में नेतृत्व की शुरुआत जो है वो पीर अली के द्वारा की गई थी। पीर अली कौन थे? तो एक पटना सिटी के जो है पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, पुस्तक विक्रेता थे ये। ठीक है, चलिए, और वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं, जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। और बाद में जो है वो टेलर ने कुंवर सिंह की गतिविधियां पर भी नज़र रखी थी। ठीक है, तो पटना ही नहीं, बाद में और भी जगहों पर ये टेलर जो है वो नज़र रखता है। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो पटना में लगान परिषद का गठन 1770 में किया गया था, भीषण अकाल के बाद, है ना, भीषण अकाल पड़ा था। उसके बाद जो है भीषण अकाल के बाद ये राजस्व वसूली के लिए जो है सो लगान परिषद का गठन किया गया था। और जेम्स अलेक्जेंडर इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये ध्यान रख लीजिए, जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे लगान परिषद की, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो ये 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। ठीक है, 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था और चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था या किसने रखा था? तो ये मोहम्मद फ़खरुद्दीन थे। ठीक है, मोहम्मद फ़खरुद्दीन बिहार प्रादेशिक सम्मेलन को जो है, सम्मेलन के जो पटना अधिवेशन हुआ था, ठीक है, पटना अधिवेशन में मोहम्मद फ़खरुद्दीन के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। और इस मांग का समर्थन जो है वो सिन्हा जी भी करते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा जो है इसका समर्थन किया जाता है। इनके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, महेश नारायण के द्वारा भी इनका समर्थन किया जाता है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय है। प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है श्रीमती अधोर कामिनी देवी। ठीक है, श्रीमती अधोर कामिनी देवी 1891 में बांकीपुर पटना में, ठीक है, 1891 में बांकीपुर पटना में इसकी स्थापना की गई थी। और अधोर कामिनी देवी जो है वो विधान चंद्र राय की माता थी। और विधान चंद्र राय जो हैं, ये सब पॉलिटिकल बात है, आप जान लीजिए, अच्छा ही होगा। विधान चंद्र रॉय जो हैं ये पश्चिम बंगाल के CM थे, पूर्व CM, वेस्ट बंगाल के पूर्व CM थे। ठीक है, इनकी जो है ये माता थी। ठीक है, अधोर कामिनी देवी जो हैं वो विधान चंद्र रॉय जो कि पश्चिम बंगाल के CM थे, इनकी माता थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये फणींद्रनाथ घोष थे। ठीक है, और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी बैठक हुई थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ था। फणींद्रनाथ घोष बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना का अंतिम वहाबी नेता पूछा जा रहा है, कौन थे? तो अहमदुल्ला थे। ठीक है, अंतिम वहाबी नेता के बारे में पूछा जाएगा, अहमदुल्ला थे। और पटना जो है वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख केंद्र था पटना। अहमदुल्ला को जो है 1865 में राजद्रोह के आरोप में काला पानी की सजा दे दी गई थी। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी बोला जाता है। जब आप व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही जो थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक, चलिए, तो ये जो है बेगूसराय से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत अगर पूछी जाए आपसे तो जवाब हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। ठीक है, और कहाँ पे? तो सारण और
चंपारण, ठीक, सारण और चंपारण से हुई थी। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1929 में किया गया था। इसी समय किसान सभा भी गठित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है वो श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने की थी, ठीक है। रामेश्वरी नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने की थी। और यह सम्मेलन जो है वो महिलाओं के अधिकारों और समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो ये 22 दिसंबर 1921 को हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स का, ठीक है। उनके आगमन का जो है बिहार में व्यापक विरोध और बहिष्कार हुआ था प्रिंस वेल्स का, और यह असहयोग आंदोलन का चरम दौर था, ठीक है। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 से 1922 के दौरान चली थी, और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण बापू ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद से, ठीक है, स्वामी सहजानंद थे। और 1929 में सोनपुर मेले में इसकी स्थापना हुई थी। और श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सचिव थे, ध्यान रखिएगा। बिहार के श्री कृष्ण सिंह जो हैं इसके प्रथम सचिव थे, ठीक है। बिहार केसरी इनका उपनाम है, और उपनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के सीएससी में भी पूछे जाते हैं। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसी एक्ट के तहत जो है चुनाव हुआ था। बाद में श्री कृष्ण सिंह जो है वो पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। और इससे पहले जो है वो मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार बनाई थी, ठीक है, जो पहले पीएम कहलाए, उस समय बिहार के प्रधानमंत्री कहे जाते थे, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित थे। और इसी दौरान जो है वो हजारीबाग जेल से ये भागे थे, ठीक है। और आज़ाद दस्ता का गठन इनके द्वारा किया गया था। आज़ाद दस्ता का गठन इनके द्वारा, यानी कि किनके द्वारा? जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठन किया गया था। और नेपाल के जंगलों में युवाओं को ये छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे थे, ठीक। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो ये गुरु नानक देव थे, ठीक है। गुरु नानक देव थे जिसने बिहार का सर्वप्रथम इन्होंने जो है भ्रमण किया था। और ध्यान रखिएगा ये सिखों के प्रथम गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक देव ये जो है गया, राजगीर, ठीक है, गया, राजगीर और पटना जैसे जगहों का ये जो है यात्रा करते हैं। और 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी बिहार से काफ़ी गहरा संबंध रहा है ना। जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका तो जन्म ही 1666 में पटना में हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया है? तो इब्न बतूता जो है वो अध्ययन यहाँ नहीं करता, बाकी धर्मा स्वामिन और इत्सिंग एवं फाहियान ये सभी करते हैं। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये मोरक्को का था, है ना। और दिल्ली सल्तनत के समय ये आया था, तब तक नालंदा जो है वो नष्ट हो चुका था। ह्वेनसांग और इत्सिंग जो है यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित है? तो ये तुगलक वंश से संबंधित है, ठीक है। वह जो है गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय बिहार का प्रशासक था। और इसका जो मकबरा है वो बिहार शरीफ बड़ी पहाड़ी पर स्थित है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो मगध के जो परवर्ती गुप्त शासक थे आदित्य सेन, इसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये इसलिए किया गया था कि गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को जो है वो पुनः जो है बचाई जा सके। और मंदार पर्वत बांका पर इसका शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि मंदार पर्वत कहाँ है, तो मंदार पर्वत बांका में है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त, ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के अभियानों की, विजय अभियानों की चर्चा की गई है। और सॉरी, तो ये जो है विजय अभियानों की चर्चा समुद्रगुप्त के की गई है। और ये अगर पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति जो है रचना किसके द्वारा इसकी की गई थी, तो हरिसेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था दोस्तों,
है ना, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। अरे चलिए, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इस विवाह से गुप्तों की राजनीतिक शक्ति जो होती है वो काफ़ी बढ़ती है। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक पॉलिटिकल पावर जो है ये बढ़ाने का उस समय एक अच्छा तरीका था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी किए थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था? तो ये उदयन के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस वंश के शासक हैं, तो हर्यक वंश के हैं। ठीक है, हर्यक वंश के हैं, ये जो हैं हर्यक वंश के शासक हैं। और गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है। और इसने अपनी राजधानी जो पहले राजगृह हुआ करती थी, इसे जो है चेंज करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक उपनाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु को जाना जाता है। ठीक है, हर्यक वंश से संबंध है अजातशत्रु का। और अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगति होती है। बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय ही होती है। कब? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रहेगा। और ये हर्यक वंश के शासक जो हैं, हाँ ठीक है, अजातशत्रु हैं। और इसके समय में ही प्रथम बौद्ध संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। कौन से नहीं है? तो लौरिया अरिराज है, नंदनगढ़ भी है और एक रामपुरवा भी है। ठीक है, रूमनदेई नहीं है। तो इसका नहीं है पूछा गया था, तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रूमनदेई इसका सही जवाब है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो इसे जो है मगध के जो शासक हैं जिसको उग्रसेन और प्रचंड सेना का स्वामी बोला गया है वो महापद्मनंद को बोला गया है। ठीक है, महापद्मनंद को बोला गया है। और बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन और पुराणों में सर्वछत्रांतक भी कहा गया है इसे। ठीक है, सर्वछत्रांतक भी बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये जो है महापद्मनंद, ये नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक था, ये ध्यान रखिएगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? हम लोग कर चुके हैं ये, है ना। ये गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका निर्माण जो है वो 1786 में कैप्टन जॉन, ठीक है, कैप्टन जॉन गार्स्टिन के द्वारा कराया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अनाज का भंडारण करना था, है ना। अनाज भंडारण। ये गांधी मैदान के पास है गोलघर। तिरहुत के वेनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो ये जो है शिव सिंह थे। ठीक है, और ये जो है विद्यापति, इनको एक और नाम से जाना जाता है, क्या है, कोकिल है कुछ, हाँ, मैथिल कोकिल। ठीक है, मैथिल कोकिल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मिथिला के तिरहुत राजा थे ये शिव सिंह, इन्हीं के ये दरबारी कवि थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुछ जान लीजिए। एक तो कीर्तिलता है, ठीक है, कीर्तिलता। और एक इसी तरह का नाम है, देखिए स्लिप हो रहा है, कीर्ति पताका, हाँ, कीर्ति पताका। ठीक है, ये दोनों रचना जो है ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछ लिया जाता है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। सेट नंबर 15 को हमने कवर कर लिया है। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए, है ना। आपका एक कमेंट जो है वो काफ़ी मनोबल हमारा बढ़ाता है और नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उत्साहित करता है। तो शांत दिमाग से पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए। एडीओ का एग्ज़ाम नज़दीक है, आपका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। अभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। पढ़ाई पर लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।